इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा और किसान की बात कार्यक्रम हम लेकर आ गए हैं और मेरे साथ है मेरे ही साथी जी, और मैं हूं संजय। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और संजय, देखिए मौसम बहुत बदल चुका है दिल्ली का। बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ह्यूमिडिटी जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और देश के अलग अलग हिस्सों में बरसात का मौसम तो शुरू हो ही चुका है। और इस मौसम में हम बात करने वाले हैं खास चीजों की, लेकिन उससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आएं, अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को बहुत ही बड़ी खबर देने जा रहे हैं। खुशखबरी ये है आपके लिए कि अब आपको फोन लाइन पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टेलीफोन लाइन पर अब आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो बहुत ही आसान काम ये होने जा रहा है कि आप व्हाट्सएप पर हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, अपने मैसेज हमें भेज सकते हैं आज के टॉपिक से जुड़े हुए। तो आपके लिए एक खास नंबर हम लेकर आए हैं, आज से शुरू हो रहा है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से हमारा ये व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, मैं बता दूं आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं और केकेबी के साथ बहुत ही आसानी के साथ जुड़ सकते हैं। तो नोट कीजिए, हमारा नंबर है 7011086447। जी हाँ, 7011108647। मैं एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देता हूं, 7011108647। और आप व्हाट्सएप मैसेज हम तक कैसे पहुंचाएंगे इसका भी तरीका है जो सुषमा बताएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर आपने नोट कर ही लिया है। आसान सा नंबर है 7011108647 और लिखना आपको है केकेबी कैपिटल्स में। आप केकेबी लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, किस शहर से, किस जगह से आप हमें मैसेज भेज रहे हैं वो जरूर लिखिए, और आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका क्या क्वेरी है, क्या प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं, उसे भी आप फटाफट शॉर्ट में लिखकर भेज सकते हैं ताकि उसे मैं पढूं और हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट हैं हमारे साथ आज के टॉपिक पर, उनसे हम आपके जो क्वेरी है उसका समाधान ले सकें। तो संजय, आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने का। और हमारे एक्सपर्ट हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारा आज का जो विषय है वो है बरसात के मौसम में बेलदार सब्जियों की खेती। और इस विषय पर तमाम तरह की जानकारियां जो भी आपके मन में है उसे देने के लिए हमारे सामने जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। ये प्रधान वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब, देखिए बेलदार सब्जियां जो होती हैं वो गर्मी के मौसम में भी आती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज बरसात के मौसम में। तो बहुत सारी बेलदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, जैसे कि तोरई, गेहूं, तोरई की बात करें, घिया की बात करें, सीताफल या कद्दू की सब्जी कहते हैं वो भी है, करेले हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं। तो इस मौसम में, जो बरसात के मौसम में है, खास तौर पर किसानों के लिए कौन सी सब्जियों को हम रेकमेंड करेंगे या उनको कहेंगे कि ये सब्जियों का बहुत अच्छा मौसम है? जी हाँ, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि अभी किसान भाई जो गर्मी के मौसम में लगाए होंगे उनमें बहुत सारे किसान भाइयों की सब्जियां, जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां इनको हम कहते हैं, या बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, खीरा, तोरी, ककड़ी होती है उस मौसम में, जो करेला होता है, धारीदार तोरी होती है, और इस मौसम में वो पेठा भी लगा सकते हैं। तो और ये सब्जियां सालों भर आजकल चलती रहती हैं। लेकिन जब हम गर्मी और बारिश की सिर्फ बात करते हैं
हर मौसम में जो आदमी को स्वास्थ्य के लिए जो पोषण की दृष्टि से हमें बिल्कुल जो आप जैसा आपने कहा कि पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। 90 से 95% इसमें जल होता है। बाकी इसमें लवण होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। और जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो डायबिटिक हो रहे हैं, हम जानते हैं उनको हम करेला खाने के लिए कहते हैं, उनको हम लौकी खाने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार की भी सुविधाएं इसमें होती। इसके अलावा इसमें जो फाइबर होता है, जो हमारे बॉडी के लिए जो फाइबर है, रेशा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, रेशेदार इसमें काफी इसमें रेशा होता है। जैसे परवल है, कुंदरू है, ये सभी भी बेल वाली सब्जियों में ही आते हैं। और उसमें काफी ये रेशेदार सब्जियां होती हैं जो हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छा और मजबूत रखती हैं। इसीलिए इन सब्जियों का बहुत ही महत्व है। और आजकल ये सब्जियां सालों भर डिमांड में रहती है और मार्केट में बेच के किसान भाई काफी मुनाफा भी कमाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये कम दिनों में तैयार हो जाती है। जिस दिन इसकी बिजाई की जाती है, किसान भाई 35 से 40 दिन बाद उसकी तुराई करके उनको आमदनी मिलना शुरू हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। जी, इससे हम अगले प्रश्न पर आएंगे, लेकिन मैं नंबर फिर से दोहराना चाहती हूँ ताकि कई बार अभी किसी ने हमारा रेडियो ट्यून इन किया है तो उनके लिए मैं फिर से नंबर दोहराती हूँ 7011086647। ये हमारा नंबर है केकेबी का। यहाँ पर आप अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। उसके लिए आपको केकेबी लिखना है, टाइप करना है केकेबी, स्पेस दीजिए, अपना नाम और साथ में अपना मैसेज, किस शहर से आप हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ये जरूर लिखिएगा। और इन सब के बीच में आपको स्पेस जरूर देना है ताकि हम उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएं और आपकी बात को हम अच्छे तरीके से अपने विशेषज्ञ के सामने रख पाएं। चलिए, और हम आज बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में बेलदार सब्जियों की खेती की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये किस तरीके से फायदेमंद था वो हमारे विशेषज्ञ ने अभी बताया। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बेलदार सब्जियां गर्मियों में भी हमारे किसान भाई करते हैं और मॉनसून में भी इसकी खेती की जाती है। तो गर्मी और मॉनसून में इसकी जो खेती होती है, इसमें क्या फर्क है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पूछा। देखिए, सबसे जो मेजर फर्क होता है कि बरसात के दिन में जब हम करते हैं और गर्मी के दिन में जब करते हैं तो बेल जो है वो जमीन पे फैलती है। लेकिन अगर हम बारिश के मौसम में अगर हम बेल जमीन पे फैलेगी और जो उसमें फल लगेंगे तो वो मिट्टी और कीचड़ में सड़ जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए सबसे पहली जो सावधानी रखनी होती है कि ऐसे खेत का चुनाव करना होता है जिसमें जल जमाव ना हो। जी। और जल जमाव को बचाने के लिए किसान भाई नालियों में इसको लगाते हैं कि किसी कारण से अगर अधिक बारिश अगर हो भी गई तो नालियों से पानी तुरंत बाहर चला जाएगा। पहली चीज सावधानी ये बरतनी है। दूसरी जो अंतर होता है कि इसमें हम पंडाल सिस्टम पे बनाते हैं, यानी जब खेत में जो पौधे होते हैं उसके अलावा हम उसके ऊपर हम एक छप्पर नुमा हम बनाते हैं। वो लकड़ी से भी किसान भाई बना सकते हैं या बांस से बना सकते हैं या वर्टिकली बांस को गाड़ देते हैं और 6 फीट की ऊंचाई पे तार के द्वारा या रस्सी के द्वारा या सुतली के द्वारा वो पूरा एक छप्पर तैयार कर लेते हैं और उन पौधों को उस छप्पर पे या पंडाल पे या बावर सिस्टम कहते हैं उसके ऊपर वो फैलाते हैं। तो उससे उनको कई फायदा होता है। जो बारिश के दिनों में मधुमक्खियों का जो आवागमन होता है वो भी अगर नीचे जमीन पे रहेगा तो कम होगा, तो उसमें फलन भी अच्छी होती है और फल जो होते हैं वो गुणवत्ता वाले होते हैं क्योंकि वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है अगर आपके फलों की गुणवत्ता को अच्छी रखनी है और फलन ज्यादा प्राप्त करना है। और अगर गुणवत्ता बेहतर होगी तो दाम भी ज्यादा मिलेंगे और जाहिर सी बात है इससे किसानों को फायदा भी ज्यादा होगा। जी किसान भाइयों, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, फिर से मैं दोहराती हूँ 7011086647। आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। के भी लिखना जरूर, मतलब मत भूलिएगा के भी लिखना। और एक मैसेज तो आने शुरू हुए हैं संजय, लेकिन जो मैसेज आया है वो जितेंद्र जी का दिल्ली से ही मैसेज आया, लेकिन वो बेलदार सब्जियों की बात आप नहीं पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि हरी मिर्ची की क्या खेती मैं कर सकता हूँ। शायद वो बेलदार तो नहीं है, उसका पौधा छोटा है। हाँ, लेकिन मैं इनको बता देता हूँ चूंकि उनका प्रश्न आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप हरी मिर्च की खेती इस मौसम में भी कर सकते हैं और हमारे संस्थान की जैसे प्रजाति है उसका भी आप चयन कर सकते हैं। पूसा सदाबहार प्रजाति को लेके आप उसकी खेती भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बेलदार सब्जियों की खेती पर हम बात कर रहे हैं तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कब से शुरुआत कर सकते हैं और कब तक इसकी खेती कर सकते हैं। तो अगर कोई किसान करना चाहिए इसकी खेती तो कब से कब तक का इसका समय सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? जी हाँ, देखिए सबसे जो किसान को फायदा कब होता है, या तो वो बिल्कुल अगेती खेती करे या जब सभी किसानों का फसल खत्म हो जाए उसके बाद उसका फसल
बाजार में आए। जी। तो जो भी सब्जियां, जैसे हम किसान भाइयों को ये बताते हैं कि जब भी अगर मौसम की पहली बरसात हो जाती है उसके बाद आप इन फसलों की बिजाई प्रारंभ कर सकते हैं, जो हम खरीफ मौसम की बात। तो अभी जैसे हर पूरे भारतवर्ष में ऑलमोस्ट आ चुका है, तो हर जगह इसकी खेती जून जुलाई में कर सकते हैं। लेकिन कई किसान भाई चाहते हैं कि अगस्त में भी करें या सितंबर में भी करें, जिससे कि उनकी फसल जब सभी की खत्म हो जाएगी तब वो उसको नवंबर और दिसंबर तक भी बाजार में लाना चाहते हैं। तो इसमें ये देखना होता है कि जिस दिन हम उसकी बिजाई करते हैं उससे करीब 40 दिन के बाद उसकी तुराई प्रारंभ हो जाती है। और ये जो फसलें होती हैं ये बहुत ज्यादा शीत को सहन नहीं कर सकती हैं, तो ये भी हमें ध्यान देना है। जैसे इस साल जो नवंबर का महीना या अक्टूबर, जैसे 24 अक्टूबर की दिवाली है, आमतौर पे इस फसल की जो टोटल अवधि होती है वो करीब 90 से 100 दिनों की होती है। तो इस हिसाब से हम इनकी बिजाई हम तुरंत कर सकते हैं पूरे उत्तर भारतीय मैदानी इलाके में। देखिए, बिजाई की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्रश्न आ चुके हैं वो ये कि उनके जो पौधे लगे हुए हैं, ये राम प्रकाश सिंह का ताजपुर मधुबनी से हमें मैसेज आया। वो कहते हैं कि बरसात में मैंने घिया लगाया था और उसकी जो जड़ें हैं वो सूखने लगती हैं, जिससे कि जो फल है वो कम आता है, तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, ये इन्होंने बिल्कुल, ये किसान भाइयों की आम समस्या होती है। इसमें हमें एक चीज ध्यान देना, जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि एक तो हमें जल जमाव नहीं होना चाहिए। जल जमाव अगर होगा अगर जड़ों में, तो पौधे के पत्ते पीले होने लगेंगे। तो हमें सबसे पहली सावधानी ये रखनी है, अगर आप नाली बना के अगर लगाते हैं और नाली के मेर पे आप अगर लगाते हैं अगर पौधों को, तो जल जमाव की समस्या से बहुत हद तक आपको छुटकारा मिल सकता है, निजात पा। दूसरी एक समस्या इसमें आती है जो विल्ट की समस्या आती है, जिसको हम उकठा रोग कहते हैं। इसमें भी इस कारण से भी पत्ते जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं या मर भी जाते हैं। कई बार होता है कि उसमें फलन प्रारंभ हो जाता है लेकिन पूरा पौधा जो है वो सूख जाता है। इसके लिए जैसे मैं इनको सलाह दूंगा, जो अगर हम जैविक तरीके से हम ट्राइकोडर्मा का अगर हम बिजाई से पहले ही अगर हम गोबर की खाद में अगर हम ट्राइकोडर्मा मिला के अगर हम लगाते हैं, या बीज का भी अगर हम शोधन करें अगर हम ट्राइकोडर्मा से, इस तरह की समस्या जो है इससे हमको मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा एक ही खेत में बार बार हम कद्दू वर्गीय सब्जियां ना लगाएं। और कद्दू वर्गीय का मतलब जैसे जितनी प्रकार की सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, सब एक ही कुल की सब्जियां होती हैं और सबकी बीमारी भी एक जैसी होती है। तो हमको क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र को अपनाना चाहिए। इन तरीके से अगर हम करेंगे तो ये समस्याएं किसान भाइयों को, ताकि मिट्टी की पैदावार बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा मिट्टी की गुणवत्ता जो है गुणवत्ता बनी रहे, मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो सही रहे। डॉक्टर साहब, जो किस्में होती हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है किसी भी फसल में, कि उससे आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलता है और जितना ज्यादा उत्पाद मिलेगा फायदा भी उतना ही होगा। तो अभी किस्मों के बारे में कुछ बताएं आप हमारे किसान मित्रों को जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं। जैसे मैं किसान भाइयों को कहूंगा कि जैसे लौकी की अगर हम बात करें, कुछ इलाके में लंबी लौकी पसंद की जाती है, तो उसके लिए हमारे संस्थान की पूसा नवीन प्रजाति है, बिल्कुल सीधी लौकी होती है। एक पूसा समृद्धि प्रजाति है, इसका चयन कर सकते हैं। या अगर संकर प्रजाति लगाना चाहते हैं तो पूसा हाइब्रिड 1 है, पूसा हाइब्रिड 3 है, इनका चयन कर सकते हैं। करेला में इस मौसम में काफी लगता है, पूसा 2 मौसमी है, पूसा विशेष है, एक नई प्रजाति आई है पूसा रसदार, और आजकल एक छोटा छोटा करेला आया है जो खास करके हमारे पूर्वी भारत में काफी प्रचलित है। और जो मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, उसके जो मधुमेह के रोगी होते हैं वो काफी कांटेदार होता है, बहुत छोटा होता है। उसकी एक प्रजाति विकसित की गई है पूसा पूर्वी, इसको भी इसका चयन कर सकते हैं। कुछ संकर प्रजातियां आई हैं, पूसा हाइब्रिड 5 है, पूसा हाइब्रिड 6 है, इनका चयन कर सकते हैं। खीरा में जैसे इस मौसम के लिए जो कुछ बीमारियां आती हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू की प्रतिरोधक क्षमता वाली एक प्रजाति है पूसा बरखा, वो बारिश के मौसम के लिए इसीलिए उसका नाम ही रखा गया है पूसा बरखा, उसको चयन कर सकते हैं। पूसा उदय प्रजाति है, उसको ले सकते हैं। अगर हम तोरी की बात करें तो चिकनी तोरी में हमारे यहाँ की प्रजाति है पूसा स्नेहा है, और एक नई हाइब्रिड आई है पूसा श्रेष्ठा है। अगर हम धारीदार तोरी की अगर हम बात करें तो पूसा नूतन हमारी प्रजाति है। इन सभी प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। पेठा भी आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं मैसेज पढ़ रही थी डॉक्टर साहब, और पेठा की ही प्रजाति पूछी गई। यही है हमारे जो लिसनर हैं, श्रोता हैं हमारे किसान, तुलसी कवर्धा जी हैं छत्तीसगढ़ से, कहते हैं कि पेठा की खेती करना चाहते हैं, तो उसकी किस्में कौन कौन सी हैं वो बता दीजिए। तुलसी जी, पेठा के लिए हमारे संस्थान की प्रजातियां हैं, पूसा उज्ज्वल एक प्रजाति है, और 2 हाइब्रिड प्रजातियां भी हैं, पूसा उर्मी है और पूसा श्रेयाली है। ये पेठे की बहुत ही अच्छी किस्म है। कुछ जगह पेठे की खेती जैसे हम मिठाई बनाने के लिए भी करते हैं, और पेठा की खेती कहीं कहीं सब्जी के लिए भी किया जाता है। तो उसके लिए पूसा सब्जी पेठा 1
ये भी एक नई प्रजाति आई है, इनका भी आप चयन कर सकते हैं। देखिए, प्रजातियों की बात हो गई है, लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं और आपको उससे पहले नंबर फिर से दोहरा देती हूँ, क्योंकि आज ही नंबर ये शुरू हुआ है आप लोगों के लिए। तो श्रोता भाइयों और किसान भाइयों, हमारे इस नंबर को नोट कर लीजिए ताकि आप भी जुड़ सकें व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे और एक्सपर्ट से अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकें। नंबर है 7011108647। नंबर एक बार फिर से। जी हाँ, मैं भी बता दूं आपको नंबर। हमारा नंबर है 7011108647। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। बिल्कुल, किसान भागीदारी आयोजन जो चल रहा है 8 जुलाई तक, उसको अपना योगदान देकर प्रतिभागी बनकर इसे और भी सफल बना सकते हैं। तो उसके लिए अपने वीडियो आपको अपलोड करने हैं इस वेबसाइट पर, जो है innovativindia.gov.in। वेबसाइट एक बार फिर से नोट कर लीजिए, innovativindia.gov.in। और ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। और आज के विषय की भी बात कर लें। हमारा आज का जो विषय है अभी, वो बरसात के मौसम में बेलदार सब्जियों की खेती, और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं हूं संजय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुषमा। और हमारे जो नंबर्स हैं वो आज से ही शुरू हुए हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है हमने आपको नंबर बता दिए हैं, 7011108647। और हमारे जो श्रोता हैं वो बहुत प्यारे श्रोता हैं, और इन सबसे एक अनुरोध ये रहेगा कि आप विषय से संबंधित प्रश्न जितने भी हो सके वो ज्यादा से ज्यादा पूछे, ताकि हमारे विशेषज्ञ बहुत ही आसानी के साथ उसका जवाब दे दें। है ना सुषमा? और बिल्कुल ठीक कहा संजय, और प्रोग्राम भी हमारा और सफल होगा। और देखिए, जब आप रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा चीजें निकल कर आती हैं और डॉक्टर साहब और उसे विस्तार से बता सकते हैं। तो सब्जेक्ट से बाहर ना जाएं आप,
अलग अलग, देखिए मैंने अभी नोटिस किया कि काफी हमारे श्रोता ऐसे हैं जो कुछ भी पूछ रहे हैं, तो आज के विषय से जुड़ा हुआ आप अपना प्रश्न जरूर और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं हम सबके प्रश्नों को इस कार्यक्रम में शामिल करें, और हमें बहुत ही खुशी होगी अगर आपके प्रश्न इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, लेकिन आप भी समझदारी दिखाएं, ये आपसे अनुरोध है। और डॉक्टर साहब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेलदार सब्जियों की खेती के लिए संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस और ग्रीन हाउस का इस्तेमाल भी कितना कारगर है? जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मैं बात कर रहा था कि किसान को पैसा तभी मिलता है जब उसकी जो फसल है वो बेमौसम में आती है। और बेमौसम के लिए जो हमारा पॉली हाउस या संरक्षित खेती है यह बहुत ही लाभकारी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, दिसंबर और जनवरी जब इतनी सर्दी होती है, कोई भी बेल वाली सब्जी खुले खेतों में नहीं हो सकती। लेकिन उसके अंदर हम खीरा उगाते हैं, करेला उगा सकते हैं, उसके अंदर हम आजकल खरबूजा आप देखते हैं जो पीले रंग का आता है, इसको हम सरदा खरबूजा, ये सब हम बेमौसम का उगा सकते हैं। और कुछ ऐसी सब्जियां जैसे खीरे की हम 3-3 खेती कर सकते हैं पूरे साल में। तो एक ही जो अगर आपके पास पॉली हाउस या नेट हाउस है उसमें हम 3 बार हम खीरा लगा सकते हैं। दूसरा इसमें फायदा होता है कि इसको हम पौधे को हम ऊपर की तरह हम बेल को हम ले जाते हैं, हर पौधे को हम ऊपर की तरफ इसको हम फैलाते हैं रस्सी लेके। तो उसमें जो कम एरिया में इसका जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादकता होती है, वो कम से कम 7 से 8 गुना अधिक होती है। और खीरा में खास करके आप देखते होंगे एक अलग तरीके का खीरा आता है जिसे हम बीज रहित खीरा कहते हैं, यानी पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर। कई जगह उसको लोग इंग्लिश कुकुम्बर या यूरोपियन कुकुम्बर, वो बिल्कुल गहरे हरे रंग का होता है और उसमें बीज नहीं होता है। इस खीरे की डिमांड भी मार्केट में काफी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से इसकी खेती, इन चीजों की खेती करके किसान भाई और मुनाफा कमा सकते हैं। जी, एक बार नंबर मैं फिर से दोहरा दूं अपने किसान भाइयों को, क्योंकि जरूरी है, आज ही ये नंबर हमने लॉन्च किया है अपने किसान की बात कार्यक्रम में। तो आप FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम किसान की बात, और नंबर है 7011108647। जी, और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो मानसून में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन ज्यादा पानी भी हो तो वो भी समस्या है। तो ज्यादा पानी अगर हो तो फसल, जो बेलदार सब्जियों की खेती हम कर रहे हैं, उससे कैसे बचाव करेंगे? जी हाँ, इसीलिए मैंने किसान भाइयों को बताया था कि जब भी अगर हम नाली बना के अगर हम लगाते हैं, जैसे अगर हम कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी अगर हम नाली बना लेते हैं, और नाली के जो मेर होते हैं उस पे अगर हम लगाते हैं पौधों को, तो अगर किसी कारण से अगर बारिश बहुत अधिक हो गई तो नाली से पानी की निकासी आराम से हो सकती है। दूसरा है कि इस मौसम में हमें बेल को जमीन पे नहीं फैलाना है, हमको बेल को ऊपर यानी पंडाल बना के, और कई तरीके से हम उसको बना सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अगर ज्यादा सुविधा नहीं है तो वो 2 लाठी को जैसे इन्वर्ट वी के शेप में बना सकते हैं और उसी पे पौधों को चढ़ा सकते हैं। या किसी भी तरीके से उनको ये ध्यान रखना है कि पौधे को ऊपर चढ़ाना है, तो जिससे कि फसल जो है पानी के कारण खराब ना हो। ये हमें करना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, किसी भी फसल में बीमारियां सबसे बड़ा खतरा होती हैं, तो इन जैसे बेलदार सब्जियों की बात करें तो उनमें किस तरह की बीमारियां होती है और उनसे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि हमें इंटीग्रेटेड मेथड यानी हमें समेकित कीट प्रबंधन या हमें समेकित रोग प्रबंधन करना चाहिए। जब हम लगाने की बात कर रहे हैं, इसी समय में अगर हम जिस खेत में हम लगा रहे हैं उसके चारों तरफ अगर हम मक्का लगा लें, क्योंकि इस मौसम में मक्का भी लगता है। जैसे हम लोग अपने आप को बचाने के लिए, सब लोग कोरोना से बचाने के लिए हम मास्क लगाते हैं, अगर हम मक्का अगर हम बॉर्डर पे लगा देते हैं तो जो वायरस जनित बीमारियां आती हैं, उनके जो वाहक कीट होते हैं, जैसे सफेद मक्खी होता है, वो उस मक्के के पत्तों में चिपक जाते हैं, तो वो आपके खेतों तक कम आएंगे, आपको स्प्रे कम करना पड़ेगा। तो जब भी हम फसल लगाएं उससे करीब हम 10 दिन पहले हम अपने चारों तरफ मक्का लगा लें, ये हमको करना है। फिर हम जब लगाते हैं उसमें हमको ट्राइकोडर्मा का हम उपयोग करें, तो जो हमारे मृदा जनित जो बीमारियां हैं, जैसे हम फिजोडियम विल्ट की बात कर रहे थे, वो काफी कम होंगी। इसके बाद भी अगर कोई बीमारी आती है तो जो नीम तेल है या नीम की खली है, इनका हमको पहले प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जैसे आजकल एक येलो स्टिकी ट्रैप आता है, उसको हम लगाते हैं, जो पीले रंग का होता है, और किसान भाई खुद से भी बना सकते हैं। कोई अगर डब्बा है उसको पीले रंग का पेंट करके और उस पर कोई ग्रीस लगा के अगर लगा दें। लेकिन अगर हम एक मक्खी जो है वो लाल रंग का कीड़ा होता है, खास करके जब अभी किसान भाई लगाएंगे तो 20 से 25 दिन तक वो बहुत परेशान करता है, जो रेड पंपकिन बीटल होता है।
उसके नियंत्रण के लिए एक कार्बोसल्फान दवा आती है जो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में उसका घोल बना के, और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग यानी जब सूरज की किरण निकल रही है उससे पहले अगर हम उसका छिड़काव कर देते हैं। दूसरा है खरपतवार की निकासी होनी चाहिए। खरपतवार रहेंगे तो बीमारी भी अधिक होगी और कीड़े भी उसमें अधिक लगाएंगे। इन तरीके से अगर हम करते हैं तो आप इनसे कर सकते हैं। एक और खास करके जो बारिश के मौसम में है, एक बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू, यानी जो पत्ता होता है इसका जो निचला हिस्सा होता है उस पर पहले भूरे भूरे धब्बे बनते हैं, फिर एकाएक 2 दिन के अंदर पूरी खेत में वो फैल जाते हैं। इसको नियंत्रण रखने के लिए एक दवा आती है डाइथेन M45। इसका हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसका हम छिड़काव करें तो इससे हमको निजात मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि संजय देखिए मैसेज बहुत सारे हैं, लेकिन हम मैसेज बता दें अपने किसान भाइयों को, दोस्तों को, कि विषय से रिलेटेड अगर आप पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। और जैसे कि इन्होंने कहा कि आप मुझे बहुत सारी डिटेल दीजिए, परवल का मैं लगाना चाहता हूं, फिर उसकी पूरी जानकारी दीजिए। जानकारी आप शुरू से ले रहे हैं, 3:10 पर प्रोग्राम शुरू हो गया और प्रोग्राम खत्म होने की तरफ है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब चलते चलते एक जानना चाहेंगे जल्दी में कि इंजेक्शन लगाकर सब्जियों को हम बड़ा करते हैं, ये भ्रांति है या इसमें सच्चाई है? ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल भ्रांति है। हमारे पूसा संस्थान में इस पे हम लोगों ने रिसर्च करके देखा है कि उसको लगाने से कोई भी जो ऑक्सीटोसिन नामक जो लोगों को भ्रांति है कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने से लौकी 3 दिन में बड़ी हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बारिश के मौसम में अगर कोई भी अगर नुकसान अगर आप करेंगे तो उसमें फंगस बीमारी और आ जाएंगी। जो परवल के किसान थे इनको मैं कहता हूं ये बीज से नहीं लगता, इसको पौधे से लगता है। इसकी हम कटिंग से लगाते हैं और अक्टूबर-नवंबर का महीना बेस्ट होगा। उसमें अगर आप कटिंग करके, जहां भी अगर परवल का खेत है वहां से आप कटिंग करके इसको लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चलते चलते एक और प्रश्न ले लेते हैं। राजकुमार दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि खीरे की कौन सी अच्छी सी प्रजाति है, वो बता दीजिए। जी हाँ, आप पूसा उदय लगा सकते हैं और पूसा बरखा हमारे संस्थान से लेके लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले हम बता दें आपको कि अभी जो मैंने आपको नंबर अनाउंस कर रही हूँ, बार नंबर अनाउंस कर रही हूँ, जब ये प्रोग्राम शुरू होगा कल तो उसी वक्त मैसेज करें। आप इसका पूरा आज से ना शुरू हो जाएं, रात भर मैसेज ना करते रहें, क्योंकि हमारा अब जाने का वक्त हो गया है। तो आपको और विषय के साथ जुड़े रहें, ये ज्यादा बेहतर होगा। जी, तो अब लेते हैं विदा। तो मैं सुषमा और मैं संजय और डॉक्टर साहब आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतनी अच्छी जानकारी दी। आज बरसात के मौसम में बेलदार सब्जियों की किस तरह से खेती की जाए, देखभाल की जाए और कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, ये सारा कुछ विस्तार से बताया आपने। जी, तो आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।